नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 होम साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से इंटर का फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों के होम साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। आप सभी को बताना है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। आपके ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि। पहला का सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, पहला का सही आंसर होगा हमारा थायराइड ग्रंथि। गले में पाया जाने वाला जो ग्रंथि है उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। तो पहला का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है आपको यही बताना है। नलिका विहीन होती है, नलिका युक्त होती है या फिर दोनों ही होती है या इनमें से कोई नहीं। तो 2 का सही आंसर क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है, अर्थात उसमें कोई भी नली नहीं होता, कोई भी उसमें वाहिका नहीं होता, इसलिए 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर में। दोस्तों, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। आप लोगों को बताना है कि स्त्रियों में, महिलाओं में टोटल कितने अंडाशय पाए जाते हैं। तो सही आंसर 3 का क्या होगा, 3 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि महिलाओं में 2 अंडाशय पाए जाते हैं युग्म के रूप में। तो सही आंसर यहाँ पर 3 का क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर 3 का होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। आप सभी को बताना है कि निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। आपके ऑप्शन है शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंबवाहिनी या अंडाशय। 4 का सही आंसर क्या होगा, 4 का सही आंसर होगा दोस्तों शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका बिल्कुल भी मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। यह दोस्तों किसका भाग है, यह भाग है दोस्तों नर प्रजनन प्रणाली का। तो सही आंसर हो जाएगा 4 का हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो आप गर्भाशय देख रहे हैं, डिंबवाहिनी देख रहे हैं, अंडाशय देख रहे हैं, ये सभी भाग हो जाएंगे मादा प्रजनन प्रणाली के, लेकिन शुक्रवाहिका बिल्कुल भी मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। चलिए 5 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण मासिक धर्म का बंद होना है, प्रातः काल जी मिचलना है, बार बार मूत्र त्याग करना है या फिर स्तनों के आकार में परिवर्तन होना है। तो सही आंसर यहाँ पर 5 का क्या होगा दोस्तों, 5 का सही आंसर बताएंगे आप सभी। 5 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मासिक धर्म का बंद होना। जब भी कोई महिला, जब भी कोई लड़की, जब भी कोई स्त्री गर्भावस्था में आ जाती है तो दोस्तों उसका जो मासिक धर्म होता है हर महीने आने वाला, वो बंद हो जाता है। महिलाओं को हर महीने आने वाला जो मासिक धर्म होता है वो बंद हो जाता है गर्भावस्था के दौरान। जब महिला के गर्भ में दोस्तों बच्चा ठहरता है, जब उसमें गर्भ ठहरता है तो दोस्तों ऐसे में महिला बिल्कुल भी हर महीने मासिक धर्म का त्याग नहीं करती। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, गर्भ से होती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट व्यायाम कौन है, सर्वश्रेष्ठ व्यायाम कौन है। दौड़ना बिल्कुल भी नहीं,
कूदना बिल्कुल भी नहीं, नाचना बिल्कुल भी नहीं, टहलना, जी हाँ दोस्तों टहलना बिल्कुल सही आंसर होगा। एक गर्भवती स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम टहलना ही है, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? माँ की, शिशु की, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों दोनों की, ठीक है। जब बच्चा बाहर आ जाता है, जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसके बाद देखभाल माँ और बच्चे दोनों की ही की जाती है। तो सही आंसर 7 का यहाँ पर क्या होगा? 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। प्रसवोपरांत कहने का मतलब गर्भ के बाद, ठीक है। प्रसवोपरांत कहने का मतलब गर्भ के बाद, यानी कि गर्भ त्याग के बाद जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो यही क्रिया प्रसवोपरांत कहलाती है। बताया समझ में? अब चलिए 8 नंबर के सवाल में आने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक स्त्री का मासिक धर्म चक्र साधारणतः 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 28 दिनों का, ठीक। तो सही आंसर 8 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? जब कोई महिला गर्भावस्था से होती है तो उस दौरान उस महिला के रक्त में, उस महिला के खून में कौन से तत्व की कमी हो जाती है? आपके ऑप्शन है थायमिन, कैल्शियम, मायोसिन या कैलोरी। तो 9 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम। दोस्तों महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? तो सही आंसर होगा शुक्रवाहिका नलिका। शुक्रवाहिका नलिका में ही शुक्राणु स्थित होता है, स्पर्म में स्थित होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? आप सभी को दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है। आपके ऑप्शन है यकृत, थायराइड, वृषण या अंडाशय। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए, यानी कि यकृत। यकृत को ही कहा जाता है लीवर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है? आप सभी को बताना है कि हार्मोनल असंतुलन, यानी कि जब हमारे शरीर में हार्मोन असंतुलित हो जाए तो उसका सामान्य लक्षण क्या प्रदर्शित होता है? तो 12 का सही ऑप्शन क्या होगा? 12 में दोस्तों ऑप्शन दिया गया है पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा या इनमें से सभी। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये सभी दोस्तों हो जाएंगे सामान्य लक्षण। अगर किसी मनुष्य के शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है तो उसके शरीर में पेट की चर्बी बढ़ जाती है, घबराहट होने लगता है और अनिद्रा की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो सही आंसर 12 का होगा ऑप्शन नंबर डी, आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर 13 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? बाबू जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? आपके ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि माँ के गर्भ में शिशु का पूर्णतः विकास है। जी हाँ दोस्तों, माँ के गर्भ में शिशु का पूर्णतः विकास होता है 9 महीने में। कितने महीने में? 9 महीने में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक महीने में जो दिन होता है वो होता है 30 दिन। एक महीने में टोटल कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन। तो हम क्या करेंगे कि 9 को 30 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? तो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 270 दिन। कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 यानी कि 270 दिन। यहाँ पर दिया है 280 दिन, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपसे दोस्तों यहाँ पर आंसर दिन में पूछा है, बिल्कुल भी महीना में नहीं पूछा है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है?
बाबू आप सभी को बताना है कि इन चारों में से कौन सी अवस्था गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। आपके ऑप्शन है गर्भावस्था के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, शैशवावस्था, बीजावस्था, पिंडावस्था या भ्रूणावस्था। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा 14 का शैशवावस्था। शैशवावस्था बिल्कुल भी गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। शैशवावस्था में बच्चा काफ़ी छोटा होता है, शिशु होता है, लेकिन माँ के गर्भ में नहीं होता। शैशवावस्था में बच्चे के शरीर का पूर्ण विकास हो जाता है, इसलिए शैशवावस्था गर्भावस्था की अवस्था नहीं माना जाता है। ठीक, चलिए 15 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। गर्भावस्था की कठिनाई बताना है। गर्भावस्था की कठिनाई गर्भपात है, अपरिपक्व जन्म है, गर्भकालीन विषाक्तता है या इनमें से सभी। तो 15 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों ही हो जाएंगे गर्भावस्था की कठिनाई के लिए। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 16 नंबर में दोस्तों, प्रसवोत्तर अवधि है। प्रसवोत्तर अवधि है, आपको अवधि बताना है, समय बताना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रसव से 45 दिनों तक। ठीक है, यहाँ पर प्रसवोत्तर की जो अवधि होती है वो होती है प्रसव से 45 दिनों तक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है, आपको उस स्थान का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय, शुक्राशय या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर होगा दोस्तों गर्भाशय। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर में दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी कथन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। दोस्तों यह कथन सही है, क्योंकि गर्भावस्था में महिलाओं को हमेशा और हमेशा पौष्टिक आहार वाला भोजन ही लेना चाहिए। तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, बी नंबर में बात करें तो बी नंबर में कहा गया है गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों हाँ, पीना चाहिए। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान माताओं को, महिलाओं को अधिक पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला है यहाँ पर सी नंबर में, शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, कोई भी माँ, कोई भी स्त्री गर्भावस्था के दौरान शराब या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करती। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। यही कथन रॉन्ग है, यही कथन गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर 18 का क्या होगा, 18 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, इसमें कहा जा रहा है माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। माँ का पहला दूध, माँ का प्रथम दूध कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है, विटामिन कहलाता है या फिर कैल्शियम कहलाता है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा कोलेस्ट्रॉम। क्या होगा, कोलेस्ट्रॉम। माँ का पहला दूध दोस्तों कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। तो सही आंसर यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि का नाम आप सभी को बताना है। इन चारों में से मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इन चारों में से मास्टर ग्रंथि की उपाधि पिट्यूटरी ग्रंथि को दिया जाता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि को दिया जाता है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो 20 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आ जाता है। आपको उस हार्मोन का नाम बताना है जिसके स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आ जाता है, मर्दानगी का गुण आ जाता है। आपके ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन। तो सही आंसर यहाँ पर 21 का क्या होगा, 21 का सही आंसर होगा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी याद रखेंगे। अगर प्रश्न रहेगा कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण स्त्री में स्त्री तत्व का गुण आ जाता है, तो आप क्या बताओगे। अगर प्रश्न बदल दे और आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्राव के कारण स्त्रियों में स्त्री तत्व का गुण आ जाता है,
तो आप क्या बताओगे, आप बताना दोस्तों एस्ट्रोजन। क्या बताना, एस्ट्रोजन। यहाँ पर एस्ट्रोजन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। पुरुषों में पुरुषत्व का गुण आ जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, और स्त्रियों में स्त्री का जो गुण है या फिर स्त्री तत्व का जो गुण है वो आ जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। इसी हार्मोन के कारण ही महिलाओं के स्तन का विकास होता है, इसी हार्मोन के कारण ही महिलाओं का त्वचा काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसी हार्मोन के कारण ही महिलाओं के चेहरे पर कोई भी दोस्तों दाढ़ी या मूछ नहीं आता है, इसी हार्मोन के कारण ही महिलाओं के कमर की चौड़ाई बढ़ती है, इसी हार्मोन के कारण ही महिलाओं का बाल बढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रोजन किसके लिए दोस्तों है, तो एस्ट्रोजन महिलाओं के लिए है। और यहाँ पर बात करें अगर हम टेस्टोस्टेरोन का, तो टेस्टोस्टेरोन किसके लिए है, तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लिए है। तो सही आंसर आप लोग एक इसका बताना क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए। ठीक है, 22 नंबर सवाल है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। आप सभी को बताना है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो प्यार का दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर बिल्कुल भी भय नहीं होता, यानी कि डर नहीं होता, क्रोध नहीं होता, नापसंद नहीं होता, उसके अंदर कोई भी दोस्तों लालच नहीं होता, लोभ नहीं होता, उसके अंदर प्यार होता है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा, 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्यार। तो आप सभी यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, आप यहाँ पर प्यार को सिलेक्ट करेंगे। बच्चे के अंदर प्यार होता है तभी दोस्तों बच्चा किसी के भी गोद में चला जाता है। माँ के अलावे जो बच्चा होता है वो किसी के भी गोद में चला जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे प्रेम करता है, उसके अंदर प्रेम होता है, प्यार होता है। बात आया समझ में। चलिए 23 नंबर के सवाल में आने का प्रयास करते हैं। इसमें बोला जा रहा है, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम या 25 ग्राम। तो सही आंसर 23 का क्या होगा, 23 का सही आंसर होगा 15 ग्राम। याद रखेंगे, जब माता माँ बन जाती है, जब स्त्री माँ बन जाती है, जब स्त्री बच्चे को जन्म दे देती है और दूध पिलाती है, तो दोस्तों दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कम से कम 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए भोजन के अलावा। तो 23 का सही आंसर क्या होगा, 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है यह रिपीट हो चुका है, मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में पीछे बता चुका है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। आप सभी को बताना है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो 25 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4। तो 25 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर में, बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। दोस्तों जन्म के बाद बच्चे को किस आयु में पहला दांत निकलता है, प्रथम दांत निकलता है। तो सही आंसर यहाँ पर 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 मास। जी हाँ दोस्तों, जन्म के बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने में ही बच्चे को पहला दांत निकलता है। तो 26 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है। बच्चे को, शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है, 4 माह में, 5 माह में, 3 माह में या 2 माह में। तो 27 का सही आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 माह में। 3 माह में ही दोस्तों शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर में, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। बच्चे को पूरक आहार कितने माह, कितने महीने के बाद से देनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 6 माह, 8 माह, 3 माह या 9 माह। तो सही आंसर 28 का होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 माह यानी कि 6 महीना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 29 नंबर में, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। दोस्तों ORS पेय बनाने के लिए किस पदार्थ के साथ मिलाना चाहिए। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा किसी के साथ नहीं, क्योंकि ORS पेय ऑलरेडी दोस्तों पीने वाला होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
यहाँ पर पानी नहीं है ना, दूध सूप जूस है, पानी नहीं है। ORS पेय बनाने के लिए दोस्तों ORS पाउडर को पानी में मिलाया जाता है, तो पानी तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? तो सही आंसर 30 का यहाँ पर क्या होगा? तो 30 का सही आंसर होगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। बच्चे के 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। या फिर अगर प्रश्न आ जाए कि बाल्यावस्था की उम्र होती है, आपसे प्रश्न कर दे कि बाल्यावस्था की उम्र होती है, तो दोस्तों आप सभी बताना 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई क्या होती है? जन्म के समय दोस्तों जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है उस समय बच्चे की लंबाई औसत क्या होती है, आपको यही बताना है। भारत के बच्चों की लंबाई आपको बताना है। ठीक है, तो 31 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। दोस्तों भारतीय बच्चे की औसत लंबाई जन्म के समय 50 सेंटीमीटर होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर सवाल है, 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? तो सही आंसर 32 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1,95,000। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर में, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो दोस्तों उस समय उस बच्चे के शरीर का जो भार होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 33 का हमारा 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक होता है, इसलिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर में, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी आ जाती है? गर्भावस्था में, जब माँ गर्भावस्था में होती है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो उस स्थिति में माँ के रक्त में किस तत्व की कमी आ जाती है? तो सही आंसर होगा कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे की शोषित करना जरूरी है? लोहे को शोषित करना जरूरी है, यानी कि आयरन को प्राप्त करना जरूरी है। संपूर्ण गर्भावस्था में यानी कि 9 महीने तक गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम आयरन को शोषित करना जरूरी है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 700 से 1000 मिलीग्राम। ठीक है, कितना? तो 700 से 1000 मिलीग्राम। तो 35 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? शिशु का सबसे उपयुक्त आहार, शिशु का सबसे अच्छा आहार जो है वो है माँ का दूध। माँ के दूध से अच्छा कोई भी आहार एक बच्चे के लिए नहीं होता। जब माँ का दूध नहीं होता, किसी कारणवश यदि माँ का दूध नहीं हो पाता है, तो दोस्तों उस स्थिति में बच्चे को गाय का दूध दिया जाता है, क्योंकि जब बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता तो उसके बाद बच्चे को गाय का ही दूध पचता है, इसलिए गाय को माता का रूप दिया जाता है, गाय को माता की उपाधि दिया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? 36 का सही आंसर होगा माँ का दूध। ठीक है, शिशु का सबसे दोस्तों अमूल्य जो आहार है वो है माँ का दूध। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज बच्चे को रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं, यानी कि बच्चा जो होता है वो बिल्कुल भी बीमारी का शिकार नहीं हो पाता। माँ के दूध में दोस्तों इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि जब यह दूध बच्चे के शरीर में जाता है तो बच्चा बीमारी से बच जाता है। बच्चे को बिल्कुल भी कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि अगर उसके शरीर में कोई बीमारी होती भी है तो माँ के दूध में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या करते हैं? बीमारी को आगे बढ़ने से रोकते हैं।
हैं, अर्थात बच्चे के शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखेंगे। 38 नंबर सवाल है, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव में यानी कि जन्म के बाद, जन्म के कितने समय के बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? तो दोस्तों आधा घंटा। ठीक है, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो माँ को आधा घंटा के बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, यानी कि दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधा घंटा। 39 नंबर के सवाल में है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत कुछ भी नहीं होती है। माता का दूध ही बच्चे के लिए काफ़ी होता है, उसे हर प्रकार का दोस्तों जो पौष्टिक आहार है वो प्रदान करता है। माँ के दूध से ही बच्चे को सभी प्रकार के जो विटामिन होते हैं, जो आहार होते हैं पौष्टिक वाले, वो प्राप्त हो जाते हैं। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 40 नंबर में दोस्तों, यह तो 39 है। 40 नंबर के सवाल में आप सभी से पूछा जा रहा है, माता का दूध अपमिश्रित नहीं हो सकता, यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, हमेशा ताज़ा होता है। तो दोस्तों माँ का दूध हमेशा ताज़ा होता है। ठीक है, हमेशा फ्रेश होता है, हमेशा शुद्ध होता है। तो 40 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 41 नंबर में, महिला प्रजनन तंत्र सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा इनमें से सभी। महिला प्रजनन तंत्र सेक्स हार्मोन भी उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म भी देता है और साथ ही अंडा भी उत्पन्न करता है, यानी कि अंडाणु भी उत्पन्न करता है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 42 नंबर में, इनमें से कौन गलत है? इनमें से गलत कथन आप लोगों को बताना है मासिक चक्र के लिए। तो दोस्तों मासिक चक्र के लिए जो गलत कथन है वो कौन है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, खून का सामयिक बहाव है। दोस्तों मासिक चक्र में महिलाओं को, बेटियों को, लड़कियों को खून का सामयिक बहाव देखने को मिलता है। बात आया समझ में? अगला बात करें ऑप्शन नंबर बी में, तो इसमें कहा गया है हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। तो नहीं, हमेशा बिल्कुल भी बहुत कष्टदायक नहीं होता। कष्टदायक तो होता है लेकिन बहुत कष्टदायक नहीं होता। तो 42 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 43 नंबर में, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? महिला में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा प्रोलैक्टिन नहीं, प्रेलिन होगा। ठीक है, प्रेलिन। महिलाओं में हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है कौन? तो प्रेलिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। प्रसवोपरांत अवधि किसके लिए गंभीर है? माता के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए? तो दोस्तों मैंने बता चुका है आप लोगों को, प्रसवोपरांत अवधि माता और शिशु यानी कि बच्चा दोनों के लिए गंभीर है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। 45 नंबर सवाल है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? मां की प्रत्यक्ष देखभाल इसमें कौन नहीं है? तो दोस्तों 45 का सही आंसर हो जाएगा हमारा विश्राम एवं निद्रा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। 46 नंबर के सवाल में आते हैं। 46 नंबर सवाल है, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत कौन आता है? बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध देना या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी राइट आंसर में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है 47 नंबर में, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? एक नवजात बच्चे के लिए, एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला टीका कौन नहीं है? तो सही आंसर होगा डीटीपी। कौन सा टीका? डीटीपी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। डीटीपी को कहा जाता है डिप्थीरिया, टिटनस एवं परट्यूसेस। सही आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है 48 नंबर में। 48 नंबर सवाल है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांतों को ही दूध का दांत भी कहा जाता है। अगर प्रश्न में पूछ दे कि दूध की दांतों की संख्या होती है तो आप समझना अस्थायी दांत हैं। यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 48 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 20 आप सभी याद रखेंगे। 49 नंबर सवाल में है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, तो 9 से 12 महीने में, यानी कि साल भर होते होते जो बच्चा होता है वो चलना शुरू कर देता है या फिर खड़ा होना बिना सहारे के शुरू हो जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 9 से 12 महीने। ठीक है, अगर बच्चे को खूब अच्छा अगर आहार दिया जा रहा है, खूब अगर अच्छा पौष्टिक आहार वाला भोजन दिया जा रहा है, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा 9 महीने में ही बिना किसी सहारा के खड़ा होना शुरू कर देता है। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 12 महीने में भी बिना सहारे के खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर सवाल है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो नहीं है कौन, तो धन, धन दौलत रुपया पैसा, ये बिल्कुल भी विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। पोषण कर सकता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कर सकता है, रोग एवं चोट कर सकते हैं, लेकिन धन बिल्कुल भी विकास को प्रभावित नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होता है वो क्या कर सकता है कि वो अपना उतना ही विकास कर सकता है, अर्थात वो अपना बिजनेस, अपना व्यापार उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। बात है समझ में। अगर हमारे देश के अधिकांश लोगों के पास धन की कमी ना हो तो हमारा देश बिल्कुल भी गरीबी से जूझ नहीं सकता है। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति होगी वो खराब नहीं हो सकती है, बल्कि हमारा देश डेवलपमेंट में आगे जा सकता है, हमारा देश विकासशील की ओर आगे बढ़ सकता है। तो आप सब यहाँ पर समझ पाए कि 50 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके होम साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यदि आपने बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।